हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिशा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अति 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जो आर्टिकल संबंधित है वो है अनुच्छेद 66। अगर हम अनुच्छेद 54 की बात करें तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है, उपराष्ट्रपति का पद। और वहीं 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में बताता है। और आर्टिकल 74 जो है वो मंत्रिपरिषद के बारे में बताती है, मंत्रिपरिषद। तो आर्टिकल 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा और इसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय प्रणाली से इसका चुनाव होता है। और इसके चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य भाग लेते हैं, कुल सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, जो कि व्यक्ति के रूप में 14वें भारत के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में 4 लाख रुपए मासिक है, 4 लाख मासिक। तो पहले प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा सी, अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में प्रावधान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जबकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, प्रथम राष्ट्रपति, तो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और वहीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इसके बाद में भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने, द्वितीय राष्ट्रपति बन गए थे डॉक्टर राधाकृष्णन। और इसके अलावा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वहीं अगर हम जाकिर हुसैन की बात करें तो जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, तीसरे राष्ट्रपति। वीवी गिरी जो थे वो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, द्वितीय राष्ट्रपति हो गए राधाकृष्णन, तृतीय हो गए जाकिर हुसैन और चतुर्थ राष्ट्रपति जो हुए वो वीवी गिरी हुए। वहीं भारत के 5वें राष्ट्रपति और प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीडी जत्ती का नाम आता है। तो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीडी जत्ती जाने जाते हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है। तो जब हम राज्यसभा की संरचना की बात करते हैं तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और इसमें संसद के 3 अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा संसद का निम्न सदन जिसको हम लोकसभा कहते हैं, और तीसरा राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है, जिसमें राज्यसभा में 238 सदस्य प्रांतों से निर्वाचन विधि से निर्वाचन और शेष 12 सदस्य
राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। और इस तरीके से राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 80 के अंतर्गत अधिकतम राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 238 राज्यों से, जबकि 12 राष्ट्रपति के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक कला, साहित्य, चिकित्सा, मनोरंजन इत्यादि क्षेत्र में विशेष अनुभव रखता हो या जिसने समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया हो, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है, यानी कोई भी व्यक्ति राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष पूरा करना अनिवार्य है। राज्यसभा संसद का स्थायी अंग है, वहीं लोकसभा संसद का अस्थायी अंग है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर कार्यमुक्त हो जाते हैं। आर्टिकल 83 के 1 सब आर्टिकल में लिखा हुआ है कि राज्यसभा कभी भंग न होने वाला सदन है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर कार्यमुक्त हो जाएंगे और इनकी जगह पर नए सदस्य स्थान ग्रहण करेंगे। तो इस तरीके से राज्यसभा में 250 सदस्य संख्या, जिसमें से 238 निर्वाचन से और 12 मनोनयन से चुने जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा था राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कुल क्या है, तो मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो 229 सदस्य राज्यों से, 4 सदस्य केंद्र शासितों से और 12 सदस्य मनोनीत, और इस तरीके से वर्तमान में कुल 245 सदस्य राज्यसभा में हैं। तो 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, वर्तमान में 245 सदस्य हैं। अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा की सदस्यता लेने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है। 238 पर निर्वाचन होता है, 12 का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राज्यसभा कभी भंग न होने वाली सदन है संसद का। इसके सत्र 17 अवसान को किया जा सकता है, परंतु इसका विघटन नहीं हो सकता और इसीलिए इसके सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य कार्यमुक्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा में कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? अभी हमने बताया कि प्रत्येक 2 वर्ष पर लगभग 1/3 सदस्य स्वतः कार्यमुक्त हो जाते हैं। कितने सदस्य कार्यमुक्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य कार्यमुक्त हो जाते हैं। राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी सदन है, जिसको हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं, और इसकी संरचना, राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80 में है, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत, जिसमें 245 वर्तमान सदस्य हैं। इनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हैं। शेष सदस्यों का चुनाव किया गया है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य कार्यमुक्त हो जाते हैं और इस तरीके से 1/3 करके 6 वर्ष में सदन पुनः नया हो जाता है। तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा में कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3। उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखें, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अभी हमने बात किया था राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, परंतु यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अतः उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में मत देने का अधिकार नहीं होता, किंतु सभापति के रूप में किसी भी विधेयक पर मतों के बराबर स्थित होने पर निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का वर्तमान वेतन 4 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए मासिक है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है
तो इसको वेतन जो दिया जाता है वो राष्ट्रपति के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो उत्तर सही हो जाएगा। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखें, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो अभी हमने चर्चा किया था, संसद के 3 अंग, सबसे पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, सबसे पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी करना अनिवार्य है। वहीं राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। इसके लिए सदस्यता ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को 30 वर्ष की न्यूनतम आयु धारण करनी रहती। और लोकसभा निम्न सदन है, जहां का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष धारण करनी पड़ती है। ठीक है, तो 25 वर्ष लोकसभा के लिए, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी 30 वर्ष, और 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने के लिए आयु होनी चाहिए। ठीक है, वहीं 31 वर्ष ना होकर के 21 वर्ष की अगर हम बात करें तो पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष, पंचायतों में चुनाव में भाग लेने के लिए या पंचायतों का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ राज्यसभा के लिए पूछा गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 30 वर्ष। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई? ठीक है, तो भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक देश है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई? तो जब हम बात करते हैं भारत में लोकसभा के गठन की, तो लोकसभा का गठन जो हुआ वो किया गया था 17 अप्रैल 1952 को, परंतु इसकी पहली बैठक जो हुई ये गठन किया गया था। ठीक है, लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को। प्रथम बैठक की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। कब हुई थी? 13 मई 1952 को, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई और पहली बैठक की अध्यक्षता जीवी मावलंकर के द्वारा की गई। जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था। तो प्रथम लोकसभा की बैठक 13 मई 1952 को हुई और इसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर के द्वारा की गई और इन्होंने 27 फरवरी 1956 तक लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की। तो इन्होंने 27 फरवरी 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाई। अगर वर्तमान की लोकसभा की बात करें तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है, जिसकी अध्यक्षता ओम बिरला के द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा? ओम बिरला। तो भारत में लोकसभा का आयोजन जो किया गया वो कब आयोजित की गई? पहली बैठक आयोजित की गई थी 13 मई 1952 को। सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 25 वर्ष। ठीक है, वहीं 30 वर्ष राज्यसभा के लिए 18 वर्ष मतदान के लिए आयु निर्धारित की गई है और 21 वर्ष पंचायती चुनाव में भाग लेने के लिए, पंचायत का सदस्य बनने के लिए। ठीक है, तो लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? तो आर्टिकल 84 के अनुसार लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1989 के अंतर्गत 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मताधिकार की आयु को
21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 21 वर्ष जो है, और आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया था। 326 अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो मतदान की आयु 18 वर्ष है। 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, 25 वर्ष। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि से अधिक कितनी हो सकती है? लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो शून्यकाल की जब हम बात करते हैं तो शून्यकाल किसी भी देश के संविधान में देखने को नहीं मिलता। फिर भी शून्यकाल शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग भारत के संविधान के द्वारा किया गया। संसदीय भाषा में इसका अर्थ प्रश्नकाल के बाद की 1 घंटे की कार्रवाई से है। इस दरमियान या शून्यकाल के दरमियान लोकहित के विषय में अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिन पर पूर्व में सूचना नहीं दी जाती है। यानी शून्यकाल एक ऐसी अवधि है जो प्रश्नकाल के बाद आती है। संसद की कार्रवाई की बात करें तो प्रातः 11 बजे से प्रश्नकाल होता है, 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल। और इसके बाद में 12 बजे से लेकर 12 से 1 बजे तक शून्यकाल होता है। इस 1 घंटे में प्रेस के लोगों के द्वारा संबंधित सदस्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी पूर्व में सूचना नहीं दी जाती है और इनके त्वरित उत्तर की कामना की जाती है। तो शून्यकाल की जो अवधि है 12 से 1 बजे तक, यानी अधिकतम कितनी है? 1 घंटा। और शून्यकाल भारत के संविधान की देन है या भारत की देन है, ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, भारत की देन है शून्यकाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की अवधि क्या है? तो लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की अवधि 1 माह है। ऑप्शन सही हो जाएगा ए। लोकसभा में सदस्यों द्वारा, चाहे वो निजी हों या गैर सरकारी विधेयक हों, पेश करने की अवधि 1 माह होती है, जबकि सदस्यों को सरकारी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 7 दिन होती है। यानी अगर वो सरकारी विधेयक होता है, सरकारी विधेयक के लिए 7 दिन, जबकि किसी निजी विधेयक को पेश करने के लिए अवधि क्या होती है? 1 माह होती है। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें निजी विधेयक और सार्वजनिक विधेयक किसे कहा जाता है, तो जब किसी कार्यकारिणी के मंत्री द्वारा कोई बिल पेश किया जाता है तो उसे सरकारी बिल या सार्वजनिक बिल कहा जाता है। और यदि उसे किसी मंत्री के अतिरिक्त किसी सांसद के द्वारा या अन्य सदस्य द्वारा बिल विधेयक पेश किया जाता है तो इसे निजी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। ठीक है, तो सरकारी विधेयक यानी मंत्रियों के द्वारा लाने वाले विधेयक को 7 दिन, और इसके अलावा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा या किसी निजी सदस्य के द्वारा जब कोई विधेयक लाया जाता है तो उसको निजी विधेयक कहा जाता है। इसके लिए सूचना की पेश करने की जो अवधि है वो कितनी होती है? 1 माह होती है। ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, यानी वर्तमान में कितनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो वर्तमान में 543, अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81 के अंतर्गत है। इसमें लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते थे, जिनमें से 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के, आंग्ल भारतीय, और 550 सदस्य निर्वाचन के माध्यम से राज्यों से, और इनमें से 530 का चयन राज्य से और 20 सदस्यों का चयन
केंद्र शासित प्रदेशों से होता था। वर्तमान में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को 104वें संशोधन के माध्यम से 104वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से 2020 में समाप्त कर दिया गया। अब लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है, जिसमें 530 राज्यों के और 20 केंद्र शासित के हो सकते हैं। वहीं अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 543 है। ठीक है, वर्तमान में 543, तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ठीक है, और संसद की निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या राज्यसभा और लोकसभा में 2026 तक यथावत बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये चतुर्थ परिसीमन आयोग के द्वारा सिफारिश की गई थी। इसके अलावा 84वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधन 2001 द्वारा 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या और लोकसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों की संख्या को 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा यह था 84वां संविधान संशोधन, जिसमें 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया। और ये जो जनसंख्या का आधार था वो 1971 था। इसके बाद 87वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जनगणना का आधार 2001 रखा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं किया। 2026 तक ये संख्या यथावत बनी रहेगी। अगला प्रश्न देखें। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? तो अभी हमने चर्चा किया, लोकसभा की अधिकतम संख्या पूर्व में 552 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया 104वें संशोधन के अंतर्गत 2020 में। अब वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 550 हो सकती है। ठीक है, 550 हो सकती है। पूर्व में इनकी संख्या कितनी हो सकती थी? 552, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 104वें संशोधन के अंतर्गत 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सदस्य होते थे उनको समाप्त कर दिया गया। भारत के संविधान में लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 थी इससे पहले, अभी 550 है। 550 में से 530 राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित से निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, वर्तमान सदस्य संख्यों की अगर हम बात करें तो अभी हमने चर्चा किया था 543 सदस्य वर्तमान में लोकसभा में स्थान ग्रहण किए हुए हैं, जिनको वयस्क मताधिकार के आधार पर 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के द्वारा भारत के समस्त जनता के द्वारा चुन करके नियुक्त किया जाता है। भारत में लोकसभा को प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा विघटित भी किया जा सकता है। इसके अलावा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यह लोकसभा 5 वर्ष तक अस्तित्व में प्रथम बैठक से लेकर बनी रहती और 5 वर्ष उपरांत लोकसभा विघटित मानी जाती है, भंग मानी जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री सिफारिश भी कर सकता है इसको विघटित करने की। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा इसको भंग किया जा सकता है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, जिसका सभापतित्व एक लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत 550 है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित की गई हैं? तो जब हम बात करते हैं लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों के लिए, तो 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, जबकि 47 सीटें अनुसूचित
जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। और इस तरीके से 131 सीटें भारतीय संविधान के अनुच्छेद, अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। तो अनुच्छेद 330 के अनुसार अनुसूचित जाति की 84 सीटें जनसंख्या के आधार पर और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर 47 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिनकी कुल संख्या लोकसभा में कितनी है? 131 है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी, 131। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? अभी ऊपर हमने व्याख्या की कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिन्होंने 1952 से लेकर के 1956 तक सदन की अध्यक्षता की थी। वही वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। कौन है? ओम बिरला। लोकसभा निम्न सदन है, इसका सभापति लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कहलाता है, जो कि लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही राष्ट्रपति के द्वारा सिफारिश पर चुना जाता है, या हम कह सकते हैं राष्ट्रपति के कहने पर लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इसको शपथ कार्यवाहक लोकसभा अध्यक्ष, या जिसको हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाता है। तो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। ठीक है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो जब हम बात करते हैं भारत में किस लोकसभा अध्यक्ष का, अगर हम बात करें लोकसभा की, तो डॉक्टर बलराम जाखड़, जिन्होंने 22 जनवरी 1980 से लेकर के और 15 जनवरी 1985 तक और इसके बाद 16 जनवरी 1985 से 18 दिसंबर 1989 तक 2 बार अध्यक्ष रहे। 16 जनवरी 1985 से और 18 दिसंबर 1989 तक। तो जाखड़ जो थे वो लोकसभा के अध्यक्ष थे, 2 बार रहे। इनको लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कोई अनुभव नहीं था और स्वतंत्र भारत में लगातार 2 बार पूर्ण अवधि के लिए बने रहने वाले वो एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर थे। तो भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो 22 जनवरी 1980 से लेकर के 15 जनवरी 1985 और फिर 16 जनवरी 1985 से लेकर 18 दिसंबर 1989 तक डॉक्टर बलराम जाखड़ ने 2 बार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाई, जो कि वर्तमान तक सर्वाधिक कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो जब लोकसभा संसदीय क्षेत्रों की बात की जाती है तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है, जिसका गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा के गठन की बात की गई है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है, जिनमें उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीटें 80 सीटें हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 80। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो किसी भी विधेयक को लेकर के
या हम ये कह लें मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम लोकसभा के 50 सदस्यों का अनुमोदन और 50 सदस्यों का प्रस्तावक के रूप में होना अनिवार्य है, या मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों के द्वारा अनुमोदन करना अनिवार्य है या समर्थन करने की आवश्यकता होती है। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख हालांकि नहीं है, फिर भी संविधान के अनुच्छेद 118 के अंतर्गत प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया नियम बनाने का अधिकार है और इस तरीके से लोकसभा के प्रक्रिया नियम अनुच्छेद 198 के तहत यह प्रावधान किया गया कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का नोटिस दे सकता है, परंतु इसके लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है। तो मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। अनुच्छेद 118 के अंतर्गत ये नियम बनाया गया कि संसद अपने सदनों की कार्रवाई के लिए नियम बना सकता है और लोकसभा ने अनुच्छेद 198 के अंतर्गत यह नियम बनाया कि कोई भी सदस्य लोकसभा का मंत्रिमंडल को या मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दे सकता है या मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश के लिए नोटिस दे सकता है, परंतु इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, सांसद निधि की वर्तमान राशि क्या है? तो जब हम सांसद निधि की बात करते हैं तो वर्तमान में सांसद निधि की वर्तमान राशि क्या है? 5 करोड़ रुपए है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए या निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है। प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है और इसके लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र में विकास योजना बनाते हैं। इस योजना को एमपी लैंड्स के नाम से जाना जाता है। एमपी लैंड्स या हम लैड्स कह सकते हैं। एमपी लैड्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये इसका पूरा नाम होता है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए दिया जाता है। साधारण तौर पर लोग इसे सांसद निधि या एमपी फंड भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत की संघ की कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होता? तो जब हम संघीय कार्यकारिणी की बात करते हैं तो संघीय कार्यकारिणी में उपराष्ट्रपति शामिल होता है, राष्ट्रपति शामिल होता है, प्रधानमंत्री शामिल होता है, परंतु राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? क्या हो जाएगा? नहीं संभाला। सही कर लीजिएगा इसको, कार्यभार नहीं संभाला, ठीक है, कार्यभार नहीं संभाला। तो जब हम बात करते हैं मोरारजी देसाई की, तो मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी बने। इसके अलावा देवीलाल कई बार भारत के उप प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह भारत के आठवें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इन्होंने कभी भी उप प्रधानमंत्री पद को सुशोभित नहीं किया।
वहीं भारत के उप प्रधानमंत्रियों की अगर हम बात करें तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे, सरदार पटेल। इसके बाद में मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, जगजीवन राम। और जगजीवन राम सर्वाधिक दिनों तक मंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति भी थे। इन्होंने अपने जीवन काल में 32 वर्ष तक मंत्री पद पर कार्य किया। यशवंत बलवंत राव, यशवंत बलवंत राव चौहान, देवीलाल, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत बलवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी ये भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति थे। हालांकि उप प्रधानमंत्री का पद हमारे संवैधानिक पद के अंतर्गत नहीं आता, संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका जिक्र नहीं है। फिर भी अब तक लगभग 7 उप प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया है, जिसमें सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत बलवंतराव चौहान, चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आता है। तो जब हम बात करते हैं वीपी सिंह की, तो वीपी सिंह 8वें स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इन्होंने कभी भी उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में न्यूनतम की अगर बात करें, न्यूनतम 12 सदस्य, और अगर अधिकतम की बात करते हैं तो लोकसभा की कुल संख्या का अधिकतम 15% हो सकते हैं। इसके लिए 91वां संविधान संशोधन था, 91वां संशोधन जो कि वर्ष 2003 में लाया गया था। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अनुबंध, और इसमें 164वें संशोधन विधेयक के अंतर्गत संशोधन करके मंत्रिपरिषद का आकार नियत कर दिया गया। अब केंद्र तथा राज्य की मंत्रिपरिषद में लोकसभा तथा विधानसभा की कुल संख्या का अधिकतम 15% हो सकती है। जहां सदन की सदस्य संख्या 40 या उससे कम है, वहां न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं। इसी संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल व्यवस्था को और कड़ा किया गया। अब केवल संपूर्ण दल के विलय को ही मान्यता दी गई है। पूर्व में 1/3 सदस्यों के साथ दल बदल वैध था, परंतु वर्तमान में पूर्ण दल के साथ अगर दल बदल किया जाता है तभी दल बदल को वैध माना गया है। तो 91वें संविधान संशोधन वर्ष 2003 के अंतर्गत ऐसे राज्य जहां पर सदस्य संख्या 40 से कम है, वहां न्यूनतम मंत्रिमंडल की संख्या 12 हो सकती है। इसके अलावा लोकसभा की, केंद्र की अगर बात करें तो लोकसभा की अधिकतम कुल संख्या का 15% और राज्यों की विधानसभा में भी यही तरीका अपनाया गया। विधानसभा की कुल संख्या का अधिकतम 15% मंत्रिमंडल के रूप में हो सकती है। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ए, लोकसभा की कुल संख्या का 15%। अगला प्रश्न देखें, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो संसद के जो खर्च नियंत्रित किए जाते हैं वो नियंत्रक लेखा एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को CAG के नाम से भी जानते हैं या कैग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक संवैधानिक पद है जिसके द्वारा राष्ट्र अपने वित्त प्रशासन में व्यय पर संसदीय उत्तरदायित्व, संघीय पर्यवेक्षण और उसके प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है। संविधान निर्माताओं ने कैग को कंट्रोलर अटॉर्नी गवर्नर को प्रहरी की भूमिका दी है, यानी संचित निधि का प्रहरी की संज्ञा भी दी है, तो इसे संचित निधि का प्रहरी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 148 से लेकर
आर्टिकल 151 के बीच, अनुच्छेद 148 से 151 के बीच भाग 5 के अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, नियुक्ति और इसके कार्यों के बारे में लिखा गया है। तो संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग कहते हैं। भारत की संचित नीति का प्रहरी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है, जिसको हम महान्यायवादी भी कहते हैं, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह विधि के उन सभी विषयों पर सुझाव देता है जो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदवद, वेतन और अधिकारों का उल्लेख किया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। वर्तमान में इसका न्यूनतम कार्यकाल, या हम कह सकते हैं कि इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद ग्रहण करता है। ठीक है, तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 में इसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत इसको संसद के दोनों सदनों में उपस्थित होने और भाग लेने का, सुनवाई करने का अधिकार है, परंतु इसको मत देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी महान्यायवादी। अगला प्रश्न देखें। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रहता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक बना रहता है। ठीक है, इनकी नियुक्ति, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है और इनमें राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है इसकी नियुक्ति। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री, इन 3 लोगों की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाती है। यानी प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाती है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की। इसका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है, जो भी पहले होता है। स्थापना केंद्र सरकार के विभागों में प्रशासनिक भ्रष्टाचारों की जांच करने के उद्देश्य से इसकी की जाती है। ठीक है, तो कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए गठित किया जाता है 3 सदस्यीय पैनल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्होंने 26 जनवरी 1950 को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी और भारत को गणतंत्र घोषित किया था। वहीं रामनाथ कोविंद से पहले राष्ट्रपति की बात करें तो 13वें राष्ट्रपति जो थे वो प्रणब मुखर्जी थे। 12वें राष्ट्रपति और देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का नाम आता है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली
महिला राष्ट्रपति और 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। वर्तमान में अगर राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में भारत की प्रथम आदिवासी और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का नाम आता है। तो वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी समुदाय की तथा द्वितीय महिला राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का नाम लिया जाता है। तो रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वीं राष्ट्रपति थी और प्रथम महिला थी। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू प्रथम आदिवासी तथा द्वितीय महिला राष्ट्रपति के रूप में हैं। रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 और द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से लेकर 25 जुलाई 2027 तक चलेगा। तो ये थे आज के हमारे 25 अति महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। अगले वीडियो के माध्यम से हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो अगले वीडियो तक बने रहिएगा दिशा एकेडमी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।